अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मी दानिश अजीज़ एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी इंग्लिश सेमेस्टर 5 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2। एंड इन दिस चैप्टर हम डिफरेंट क्रिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। एज वी हैड डिस्कस्ड अबाउट T.S. Eliot, I.A. रिचर्ड्स एंड रेमंड विलियम्स। ये कुछ क्रिटिक्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर हमने अपने लास्ट क्रिटिक को डिस्कस करना है और इस क्रिटिक के बाद जो आपका सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्रिटिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ मैथ्यू आर्नल्ड। जी, आज का जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा वो हमारे लास्ट क्रिटिक पे होगा जिसका नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। जी, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जी आप एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इट लुक्स सो वियर्ड। देखने में तो ये पिक्चर बड़ी ना आपको अजीब सी नज़र आएगी, लेकिन हो सकता है कि ये उस वक़्त का एक ट्रेंड चल रहा हो जिसकी वजह से ये मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने इस तरह का जो है वो कल्चर बनाया हो या इस तरह का डिज़ाइन बनवाया। जी, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये हमारे लास्ट क्रिटिक की है और ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है मैथ्यू आर्नल्ड की है। आपको पिक्चर दिखाई तक आपके जहन में एक स्केच बना रहे कि मैथ्यू आर्नल्ड साहब किस तरह के नज़र आते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इस बायोग्राफी। जी, तो सबसे पहले हम मैथ्यू आर्नल्ड साहब की बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। जी, मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड वाज बोर्न इन 1822। 19वीं सदी का एक शायर, एक क्रिटिक जो कि 1822 में पैदा हुआ था एंड डाइड ऑन आफ्टर द एज ऑफ 66 ईयर्स इन 1888। जी, इसकी जो मौत होती है वो 66 साल की उम्र में होती है 1888 में। बाय प्रोफेशन ही वाज इंग्लैंड्स फेमस पोइट एंड क्रिटिक। जी, इंग्लैंड का इंग्लिस्तान का ये सबसे मशहूर पोइट भी समझा जाता है और क्रिटिक का तो क्या ही कहना, बहुत ही कमाल का ये क्रिटिक है। इसने ऐसे ऐसे थेरीज ऐसे क्रिटिसिज्म के अंदर दिए ना कि इंसान की सोच दंग रह जाती है। ही कंसिडर्ड कल्चर एंड लिटरेचर, दो चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा, ये कल्चर और लिटरेचर को क्या समझता था फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि मुआशरे की तरक्की का जो इन्हिसार है वो दो चीज़ों के ऊपर होता है, एक कल्चर के ऊपर, दूसरा लिटरेचर के ऊपर। आपका लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है, लिटरेचर के अंदर पावर है, कल्चर स्ट्रॉन्ग है, तब ही वहाँ का मुआशरा तरक्की कर सकता है। अगर आपके कल्चर नॉर्म्स ट्रेडिशंस वीक हैं, उस मुआशरे का लिटरेचर वीक है, इट मीन्स कि आपको उस मुआशरे को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो बैक पे जा रहा है, उसके अंदर उतनी पावर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। दो चीज़ें अगर कमज़ोर होंगी, लिटरेचर और कल्चर, तो वो सोसाइटी कमज़ोर होगी। दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, कल्चर और लिटरेचर, तो वो सोसाइटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैथ्यू आर्नल्ड साहब ये चीज़ समझते हैं। नंबर 2, हिज क्रिएटिव मोटिव वाज इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्चर एंड मॉरल। जी, सिर्फ कल्चर के ऊपर ही बात करेगा। इसका मोटिव क्या था, क्रिटिक का मीन्स कि क्रिटिसाइज करने का इसका मोटिव क्या था, इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्चर, कि आपने सकाफत के अंदर, कल्चर के अंदर बेहतरी लेके आनी, एंड मॉरल और अखलाकियात के ऊपर भी तब्दीली लेके आनी है। जी, ये उसका मोटिव था, उसका मकसद था। वो लोगों को एक ही चीज़ बावर करवाना चाहता था कि अपने कल्चर को बेहतर करो, अपने कल्चर को बेहतर करो, अपने अंदर अखलाकियात लेके आओ और अपने लिटरेचर को भी बेहतर करो। तो ये था जी उसका मोटिव और किस चीज़ को वो अहम समझता था। ये सारी चीज़ें आप इसकी बायोग्राफी के अंदर लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने एक बुक लिखी, आपको ये राइट कॉर्नर के ऊपर नज़र आ रही होगी, कल्चर एंड अनार्की। दिस बुक इज़ रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेज। ये एसेज से भरी हुई एक किताब है। इस किताब का नाम है क्या, कल्चर एंड अनार्की, ये इस बुक का नेम है। इस बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ छोटे छोटे से एसेज होंगे, उनको हमने डिस्कस करना है। जी, पहले हम कल्चर एंड अनार्की को देख लेते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज इन विच वी एनालाइज्ड कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। जी, विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखता था
और विक्टोरियन एज के अंदर विक्टोरियन कल्चर किस तरह का था, इंग्लैंड का कल्चर किस तरह का था, उसकी सोसाइटी किस तरह की थी, हर एक चीज़ को वो इस बुक के अंदर डिस्कस करता है, कल्चर एंड अनार्की के अंदर। याद रखिएगा विक्टोरियन एज होगी, और विक्टोरियन एज के अंदर विक्टोरियन जो सोसाइटी थी उसका कल्चर किस तरह का था इंग्लैंड के अंदर, हर एक चीज़ वो अपनी इस बुक कल्चर एंड अनार्की के अंदर बताता है। जी, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे जी, ही हैड आइडेंटिफाइड 3 मेन टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अब विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखता था, डेफिनेटली जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के इर्द गिर्द लोगों से आपका वास्ता पड़ता ही रहता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड साहब जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे ही हैड आइडेंटिफाइड 3 काइंड्स ऑफ पीपल, सोसाइटी भी कह सकते हैं, पीपल भी कह सकते हैं, कि इसको 3 तरह के लोगों का सामना करना पड़ा था। अब वो 3 लोग कौन से थे, वो तो कुछ और लोग थे, लेकिन इसने उनको क्लासीफाइड किया और उनको नेम्स दे दिए। जिस तरह पहली टाइप को उसने नाम दिया बारबेरियन, दूसरी को फिलिस्टीन्स और तीसरी को पॉपुलेस। ये 3 नाम उसने उन 3 आइडेंटिफाइड ग्रुप्स को, सोसाइटीज़ को, ये 3 नाम दे दिए। अब हमने इन 3 नामों को ही डिस्कस करना है, फिर आपको पता चलेगा कि विक्टोरियन एज के अंदर किस तरह का कल्चर था, किस तरह की सोसाइटी मौजूद थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट पॉइंट विच इज़ बारबेरियन। जी, बारबेरियन आप वर्ड सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जंगली टाइप के लोग होंगे, ठीक है जी। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड कल्चर के अंदर रहते हुए ऐसे लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, लेट्स सी। दे बिलोंग टू अपर क्लास। जी, जो बारबेरियन लोग हैं वो जंगली नहीं, वो कौन होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, विद लो एजुकेशन। लेकिन इन लोगों की जो तालीम होती है ना वो बहुत कम होती है। यहाँ पे हमें तालीम की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, भाई आपकी जो तालीम होती है वो भी एक इंसान को इंसान बनाती है, आपकी तालीम ही आपके किरदार को निखारती है। तो तालीम भी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर, सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनको आप मुआशरे के अंदर अपर क्लास कहते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिहाज से वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बहुत अमीर होते हैं, एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है वो लो होगी, तो उनको आर्नल्ड साहब जो हैं वो बारबेरियन। दे आर रिच बाय मनी, पैसे के अतबार से ये भैया जी बहुत अमीर होंगे, पैसे के लिहाज से इनके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं पाई जाएगी। कमी किसकी पाई जाएगी, एंड ट्रेडिशनली पुअर, लेकिन सकाफ़ती लिहाज से, मॉरली लिहाज से ये बहुत गरीब होंगे, ठीक है जी। इनके अंदर मॉरल्स नहीं पाए जाएंगे, अखलाकियात इनके अंदर नहीं पाई जाएंगी, इनको बात करने का पता नहीं होगा, पैसे का इनको बहुत घमंड होगा, बहुत अमीर होंगे, लेकिन सकाफ़ती तौर पे, रवायाती तौर पे, अखलाकी तौर पे ये बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक, बहुत ही पुअर किस्म के लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को उसने एक स्टेज दे दी, एक हिस्सा बना दिया, और उस हिस्से को उसने कहा कि दे आर द बारबेरियन, ये एक बारबेरियन सोसाइटी है। जी, नंबर 2 पे जो उसने सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की, उसमें हमारे पास आ जाता है फिलिस्टीन्स। जी, फिलिस्टीन्स क्या होता है, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास। अब उसने ना वो दर्जे टाइप नहीं होती चीज़ें वैसे बना दी, एक को बहुत ऊपर रख दिया, दूसरे को मिडिल में ले आया। जो मिडिल में आएंगे वो फिलिस्टीन्स आएंगे, मिडिल क्लास, अनफेयर ऑफ एस्थेटिक प्लेयर। एस्थेटिक प्लेयर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। एस्थेटिक प्लेयर अगर आपके अंदर पाई जाती है तब आप एक चीज़ को कारआमद देखेंगे, यूज़फुल देखेंगे। अगर आपके अंदर एस्थेटिक प्लेयर नहीं पाई जाती, देन यू विल थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज़ यूजलेस, इज़ आइडल, तब आप हर एक चीज़ को बेकार समझेंगे। कुछ मिडिल क्लास हैं, इनके पास भी पैसों की कमी नहीं होती, इनके अंदर एजुकेशन भी होती है, ये इनके पास पैसा भी होता है, लेकिन इन लोगों के अंदर एहसासात की कमी होती है, इन लोगों के अंदर एस्थेटिक प्लेयर की कमी होती है। ऑलवेज बिजी इन बिजनेस, हर वक्त कारोबार के अंदर मसरूफ़, दुनियावी चीज़ों के अंदर मसरूफ़, माल कमाने में मसरूफ़, दौलत कमाने में मसरूफ़, शोहरत कमाने में मसरूफ़। ऐसे लोग जो पैसा कमाने के अंदर खचाखच मसरूफ़ रहते हैं, बट अवे फ्रॉम पोइट्री एंड लिटरेचर। लेकिन उनको ना पोइट्री का पता होगा, ना अदब का पता होगा कि ज़िंदगी के अंदर कुछ शेर व शायरी भी माने रखती है, कुछ अदब भी माने लगता है। लिखी हुई चीज़ों से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। इट मीन्स दे आर फॉर अवे फ्रॉम द बुक्स। वो बंदा जो किताबों से कोसों दूर होगा, डेफिनेटली वो एस्थेटिक प्लेयर से भी दूर होगा, और जो बंदा एस्थेटिक प्लेयर से दूर होगा उसके अंदर अखलाकियात क्या ही पाई जाएंगी। वो कुदरत को किस तरह से बयान कर पाएगा, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएगा।
तो ये लोग भी बहुत अमीर होते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म की एस्थेटिक प्लेयर नहीं पाई जाएगी, ये बुक से काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। तो ऐसे लोगों को फ़िलिस्तीन्स का नाम दिया जाता है। जी, लास्ट ग्रुप को कहता है पॉपुलेस। ये कौन से लोग होते हैं? आपको बताया था कि उसने 3 क्लासिफिकेशन की, एक सबसे ऊपर, एक मिडल में और एक एंड पे। कॉमन पीपल, जी, सबसे जो एंड पे आते हैं वो कॉमन पीपल आते हैं। वर्किंग क्लास भी आती है, जो मजदूर तबका होता है। ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। अब ये सारा का सारा नज़रिया जहन में रखिएगा, मैथ्यू आर्नल्ड साहब का है। हर एक बंदे का जो नज़रिया होता है वो मुख्तलिफ होता है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने 3 तरह की सोसाइटीज़ देखी, 3 तरह के लोगों के ग्रुप्स देखे, उनको क्लासीफाइड कर दिए। एक को सबसे ऊपर रख दिया, एक को मिडल के ऊपर और एक को एंड के ऊपर, और उनकी क्वालिटीज़ भी बता दी। सबसे एंड पे जो बताता है वो बताता है कि वो आम लोग होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, लेकिन वो ईमानदार होते हैं, और ईमानदार होने के साथ साथ वो मेहनती भी होते हैं। बट दे आर अनअवेयर फ्रॉम नॉलेज, सॉरी ये फ्रॉम है, बट दे आर अनअवेयर फ्रॉम नॉलेज एंड कल्चर। लेकिन इन लोगों को भी ना तो नॉलेज इल्म का पता होता है, ना ही इनको कल्चर का पता होता है। ठीक है जी, ये 3 क्लासेस बताई, 3 तरह के उसने लोग बताए, लेकिन 3 लोगों के अंदर किसी न किसी किस्म की कमी पाई जाती थी, और वो जो कमी होती थी वो डेफिनेटली कल्चर के अंदर ही पाई जाती थी। मीन्स के ये जो लोग हैं ये कल्चर से कोसों दूर हैं। कल्चर नहीं बना पाएंगे तो वो एक मुआशरे को किस तरह से बना पाएंगे। बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ वो हमें समझाना चाहता है। जी, अब क्या कहता है, नतीजा क्या निकाला, व्हाट ही सेट, प्रोग्रेस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दीज 3 ग्रुप्स वर्क कलेक्टिवली। जी, किसी भी चीज़ के अंदर तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब मुआशरे के अंदर रहने वाले ये 3 तरह के लोग इकट्ठा काम करेंगे। ठीक है जी, सबसे अमीर, उनसे कम अमीर और वर्किंग क्लास। जब ये तीनों कलेक्टिवली होके काम करेंगे, ये मिल के काम करेंगे, तब ही मुआशरा तरक्की करेगा। कोई किसी फील्ड में काम करे, कोई किसी फील्ड में काम करे, कोई किसी फील्ड में काम करे, कोई पैसा कमाने में काम करे, इंडस्ट्री में काम करे, कोई लिटरेचर में काम करे, और कोई बुक्स के ऊपर काम करे। मीन्स कि हर एक बंदे के ज़िम्मे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जो माशरा होगा वो तरक्की करेगा। अकेला ग्रुप, अकेला बंदा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर कमी रह ही जाती है। तो दूसरे लोग ही हमारी ज़िंदगी के अंदर होते हैं जो हमारी कमियों को पूरा करते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी इस बुक के एक ऐसे का पहला हिस्सा। अब दूसरा ऐसे देख लीजिए, ये जी लास्ट पार्ट होगा आपकी इस वीडियो का। उसके अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। जी, आज के दौर के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या होता है। अब जो क्रिटिक्स होते हैं वो अपने अपने अंदाज से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। वो अपने अपने अंदाज से चीज़ों का व्यू करते हैं, अपने अपने अंदाज से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, अपने अपने अंदाज से चीज़ों को एवेलुएट करते हैं। जितनी जिसको समझ आती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे वो चीज़ों को लेके चल रहा होता है। आज के दौर की कमी क्या है, आज के दौर की क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हमें मैथ्यू आर्नल्ड साहब बताते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पर्सनली हो जाते हैं, कुछ लोग सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं। ये बेसिकली जो क्रिटिक्स हैं ये उनका काम नहीं होता। फेवरेटिज्म तो एक आम सा बंदा भी कर लेगा, फिर क्रिटिक का मुआशरे के अंदर क्या काम है। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट ऐसे बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ये मैथ्यू आर्नल्ड साहब का लिखा हुआ दूसरा ऐसे जो कि कल्चर एंड अनार्की के अंदर है। ही एक्सप्लेन पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन दिस ऐसे। जी, इस ऐसे के अंदर 2 चीज़ों को बयान किया जाएगा। एक ही चीज़ समझ लेंगे, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ही एक्सप्लेन, उसने वजाहत की है किस चीज़ की, पर्पस मकसद की, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अहमियत की, ऑफ कल्चर। सिर्फ सकाफ़त की अहमियत पे, सकाफ़त के ऊपर ही वो बंदा जोर देता जा रहा है। पूरी बुक का टाइटल देखेंगे आपको सकाफ़त नज़र आएगी, उसके अंदर ऐसे देखेंगे आपको सकाफ़त नज़र आएगी। अगर आप अपनी सकाफ़त को स्ट्रॉन्ग करते हैं तब ही आप अपने माशरे को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तब ही आप माशरे की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा कर पाएंगे। ये बेसिकली वो समझाना चाहता है। ठीक है जी, तो पर्पज़ क्या है, पर्पज़ समझ लेंगे, मकसद समझ आ गया तो आपकी उसको अहमियत भी समझ में आ जाएगी। पर्पज़ क्या है, नेवर से गुड और बैड। कोई आप चीज़ देखते हो, लिखी हुई देखते हो, या कुदरत की कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो आप उसको ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। नेवर प्रेज नॉर इंसल्ट, ना उसकी तारीफ़ करो ना उसकी बेइज्जती करो। सिंपल सा फार्मूला है। आपके सामने एक चीज़ आई है, ना उसे अच्छा कहो ना उसे बुरा कहो। इट मीन्स ना उसकी तारीफ़ करो ना उसकी इंसल्ट करो। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के यू हैव टू बी वर्क लाइक अ कैटलिस्ट, यू हैव टू वर्क लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। आपने एक न्यूट्रल बंदा होके उसके अंदर परफॉर्म कर रहा होना। लिटरेचर को ख़ास तौर पे लिखी हुई चीज़ जो आपके सामने आ जाती है, उसको आपने कभी भी
अच्छा और बुरा नहीं कहना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं इट मीन्स कि आप एक क्रिटिक नहीं हैं। आप किसी के ऊपर उसकी ज़ात के ऊपर या उसकी लिखी हुई चीज़ के ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। क्रिटिसाइज़ ऐसे नहीं होता कि आप बंदे को सामने रख के उसके बारे में व्यूज़ देना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, दैट्स वेल एंड गुड। बुरा लिखा हुआ है, दिस इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड फॉर प्रेजिंग। बुरा लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड फॉर इंसल्टिंग। कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होके अपने व्यूज़ दें और उसको किस तरह से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वो आप क्रिटिसिज्म उस तरह का कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा उसने पर्पज़ बताया था कि आज के दौर का जो क्रिटिसिज्म है उसका फंक्शन क्या होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आपका लास्ट क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड साहब। हमारे जो 4 क्रिटिक्स है वो सारे के सारे मुकम्मल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों की चारों की समझ आ गई होगी। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, काइंडली वो वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2 वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच। काइंडली अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो लाजमी तौर पे कीजिएगा। फिर भी कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा और इसके अलावा भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो भी लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट यू, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सीरीज़। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।